एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं एसएससी एमटीएस से संबंधित प्रश्न को, जो 2022 में एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था। उसमें जो भी जीके जीएस प्रश्न पूछे गए थे वो किस किस टॉपिक से पूछा गया था, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और इस बार जो जीके जीएस का रोल रहेगा बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इस बार जो चेंजेस हुआ है, आपको मैथ थोड़ा बेसिक बता देते हैं। मैथ और रीजनिंग दो फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। मैथ और रीजनिंग में अगर 25 प्रश्न में अगर 12 प्रश्न भी आप सही कर जाते हैं तो आप पास हैं स्टेज 1 में, फेज़ 1 में। उसके बाद फेज़ 2 में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जीके जीएस और इंग्लिश का। ठीक है। हाँ, मैथ और रीजनिंग में आपको पास करना है। ये नहीं कि 12% मतलब 12 प्रश्न भी सही कीजिए तो पास है ही, लेकिन कोशिश कीजिए और ज़्यादा। तो इसमें सिर्फ केवल पासिंग मार्क्स है मैथ और रीजनिंग में। आपका मेरिट जो बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो जीके जीएस और इंग्लिश के बेस पे बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इस बार से जीके जीएस बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस किस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया था एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2022 में जो एग्जाम हुआ था। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई कार्य के समान है। यानी कि जो एसआई यूनिट कार्य के हैं वही एसआई यूनिट किसके हैं। ऑप्शन में दिया है दाब के, विद्युत बल, ऊर्जा। तो दाब का तो पास्कल होता है, सबको पता है, प्रेशर दाब। इसमें अगर विद्युत धारा कर दीजिएगा तो यहाँ तो विद्युत धारा हो जाएगा क्या, एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। अब बल का तो पता है न्यूटन है, लेकिन एसआई यूनिट न्यूटन है। सीजीएस है डाइन, सीजीएस यूनिट है डाइन बल का, लेकिन ऐसा यूनिट है न्यूटन। ऊर्जा का पास क्या है, जूल है। ऊर्जा क्या है, जूल है। तो ऊर्जा का भी जूल है और कार्य का भी क्या है, कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि किस भौतिक राशि का ऐसा यूनिट कार्य के समान है। तो कार्य का जूल है, उसी तरह ऊर्जा का भी जूल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है, यूनिट जूल होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया था उसे भी हम बता दिए। दाब का पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर, बल का न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन। दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओणम भारत में डॉट डॉट राज्य में उत्पत्ति के साथ एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। ओणम जो है किस राज्य का एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है, आपको ये बताना है। ओणम ऑप्शन में दिया मणिपुर, केरल, झारखंड, मिजोरम। झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है सरहुल, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड में। किस राज्य में, झारखंड में, याद रखिएगा। लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। केरल में क्या क्या मनाया जाता है देख लीजिए एक बार। केरल में तो हो गया, केरल में एक तो ओणम हो गया, एक हो गया अट्टुकल पोंगल। पोंगल लेकिन तमिलनाडु में है। अगर अट्टुकल पोंगल पूछता है तो केरल मारिएगा, अट्टुकल पोंगल ये केरल का है। उसका त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल ये भी केरल का है। तो तीनों याद रखिए केरल से संबंधित, ओणम, अट्टुकल पोंगल, त्रिशूरपुरम, ये तीनों केरल का है। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, रामभर स्तूप जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध की अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है। रामभर स्तूप जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध की अंतिम संस्कार किया गया था, कहाँ, रामभर स्तूप। रामभर स्तूप ये किस राज्य में है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो वही कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है रामभर स्तूप। ठीक है। किस स्टेट में, आपको ये पूछा था। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, वहाँ पर वहीं पे रामभर स्तूप है, याद रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा और भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसे आप देख लीजिए। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, पहला उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश। ये 3 प्रश्न याद रखिएगा महात्मा बुद्ध से संबंधित। सर्वाधिक उपदेश, जन्म नेपाल के लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर, बताइए दिए। ज्ञान की प्राप्ति बिहार बोध गया में हुए थे, बिहार बोध गया में। पहला उपदेश दिए थे सारनाथ, यूपी सारनाथ में दिए थे, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। ये तीनों प्रश्न याद रखिएगा। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बिहार के, और पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और मृत्यु कुशीनगर में। सारे पॉइंट को याद रखना है महात्मा बुद्ध से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए।
देख रहे हैं प्रश्न कैसा कैसा पूछा गया था। अब इस बार देखिए कैसा कैसा पूछा जाता है, क्योंकि इस बार जीके जिसका बहुत 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 बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, 2 मई से एग्जाम है बस, और वही कितना दिन में, 1 महीना बचा है। प्रश्न है 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर के शासकों के साथ ... युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे अंग्रेजों ने मैसूर के शासकों के साथ? कुल 4 युद्ध लड़े थे। पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कुल 4 युद्ध हुए थे अंग्रेज और मैसूर शासकों के बीच। तो यहाँ 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 युद्ध। इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल से बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुत बार हम पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा, और प्रश्न जो हम बता रहे हैं वो आपको नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा साथ साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लिखा रहे हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे सबको हम लिखा दे रहे हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला प्रश्न बनेगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था पहले कब, ये देख लीजिए। 1767 से लेके 69 के बीच, 1767 से 1769 पूरा लिख देते हैं, 1769। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरेलस्ट, उस समय गवर्नर जनरल थे। और तीसरा प्रश्न बनेगा, इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो मद्रास की संधि। किस संधि? मद्रास की संधि। तो हम चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में डिटेल से बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ देखते चलिएगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 के बीच। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट। और किस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई? मद्रास की संधि के। 3 प्रश्न याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित। अब चलते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। पहला प्रश्न बनेगा, ये कब से कब तक हुआ था? 1780 से लेकर 1784। दूसरा प्रश्न बनेगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और तीसरा, किस संधि के तहत समाप्ति हुई दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की? तो ये हो जाएगा मंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि के तहत दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। पहली जो समाप्ति हुई थी वो मद्रास की संधि, दूसरी मैंगलोर की संधि। ये तो हो गया कब? 1780 से 84 के बीच। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे, और मैंगलोर की संधि के तहत दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, यहाँ पे ये वारेन हेस्टिंग तो हम गवर्नर जनरल बोल दिए। गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल नहीं थे, ये गवर्नर थे। उस समय कौन थे ये? तभी गवर्नर जनरल का पद नहीं था, गवर्नर का था। और ये भी जो बताए थे, ये लॉर्ड वेरेलस्ट, ये भी गवर्नर थे। ठीक है, याद रखिएगा। 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बस एक बार देख लीजिए, उसके बाद कभी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा ये आंग्ल में। बस इतना ही प्रश्न पूछते हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? उस समय कौन थे गवर्नर, और किस संधि के तहत समाप्ति हुई? 3 प्रश्न इससे भी। हुआ था 1790 से लेके 1792। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर थे। और किस संधि के तहत? तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्ति हुई थी तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध। हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1790 से 1792। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर थे। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। लास्ट आइए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए थे, किसके समय हुए थे, और किस संधि के तहत समाप्ति हुई थी? इसमें देखिए, हुए थे ये 1799 में, ठीक है। और संधि कहते हैं। उस समय गवर्नर कौन थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली।
लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली। उसके बाद चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध में ही 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये 4 आंग्लो मैसूर युद्ध था जो हम आपको बता दिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। बस अगर आंग्लो मैसूर युद्ध से पूछा भी तो बस इसी के अंदर पूछेगा। एक बार हम चारों को रिपीट कर देते हैं तेजी से, आप लोग सब देखते चलेगा। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच, लॉर्ड वेरेलस्ट थे उसमें गवर्नर, मद्रास की संधि के तहत समाप्ति हुई थी। दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच, वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर थे, मंगलौर की संधि के तहत समाप्ति हुई थी। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792, लॉर्ड कार्नवालिस उस समय गवर्नर थे, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्ति हुई थी। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में, लॉर्ड वेलेज़ली के समय, उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको बता दिए। तो इसका आंसर क्या बताए? ऑप्शन सी, 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर शासकों के बीच। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक ने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया था? भारत रत्न प्राप्त किया था 2001 में। तो आप सभी को पता है भी हाल ही में मृत्यु हो गई, हम लोग के बीच अब नहीं रहे। कौन? लता मंगेशकर, याद रखिएगा। तो लता मंगेशकर जी को ही 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किन्हें? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिताजी के नाम दीनानाथ मंगेशकर। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया। दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर। इसको आप याद रखिएगा। और लता मंगेशकर को ही 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को उखाड़ फेंका था? धनानंद को उखाड़ के मतलब धनानंद को हराकर उसके जगह मौर्य वंश के स्थापना किए थे। कौटिल्य किसकी सहायता से? कौटिल्य जो नाम है ये कौटिल्य, कौटिल्य का नाम, कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या? विष्णुगुप्त। और चाणक्य, चाणक्य इसी का नाम है। तीनों नाम इसी का है। कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, ठीक है। तीनों नाम कौटिल्य का है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। अब ये किसकी सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को उखाड़कर फेंक दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी? कालाशोक नहीं, अकबर नहीं होगा, अशोक नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से कौटिल्य ने धनानंद को उखाड़कर फेंक दिया, नंद वंश की समाप्ति कर दिया और मौर्य वंश उसके जगह पे आया। तो याद रखिएगा किसके सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य का ही नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत अम्ल का कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। संतरा में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये बात सही है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी बात सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी बात सही है। इमली में ऑक्जेलिक अम्ल, गलत। ऑक्जेलिक अम्ल इमली में नहीं, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही युग्म गलत था, आपको गलत युग्म ही चुनना था, ठीक है। बाकी तीनों सेम था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी भू सीमा साझा करता है? मतलब भूमि से सीमा साझा करता है, कौन सा देश? उज्बेकिस्तान होगा, भारत के बगल में उज्बेकिस्तान नहीं है, वियतनाम भी नहीं, इंडोनेशिया भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भूटान भारत से भू सीमा साझा करता है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9। 7 स्थल से, 2 जल से, श्रीलंका मालदीव 2 जल से, 7 स्थल से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरस को पराजित किया था? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व बीसी में पोरस के साथ युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्लासी के युद्ध 1757, कलिंग का युद्ध 261 बीसी, हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था 326 में। किसके बीच? सिकंदर महान सिकंदर के बीच और पोरस के बीच। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइडेस्पीस के युद्ध। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 326 ईस्वी में सिकंदर महान और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो हाइडेस्पीस का युद्ध। कब हुआ था? 326 में। तो सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के डॉट डॉट में खेती के आदिम रूप को, यानी आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। किस क्षेत्र में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि कहा जाता है? पश्चिमी घाटों के क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, हिमालय बेल्ट, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में खेती के आदिम रूप को, जिस तरह हो गया असम, उधर नागालैंड, उधर मणिपुर, जो उत्तरी पूर्वी भारत में है,
तो वहाँ पे कृषि के आदिम रूप को झूम कृषि कहा जाता है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1929 में भारत राष्ट्र कांग्रेस ने डॉट डॉट की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में। कौन सा अधिवेशन हुए थे? लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। तो चित्तरंजन नहीं होगा, महात्मा गांधी जी नहीं होंगे, दादा भाई नौरोजी नहीं होगी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, उसी में से पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। कब? 1929 में। ईस्वी को याद रखिएगा, अधिवेशन को याद रखिएगा, अध्यक्षता, तीनों याद रखिएगा। लाहौर का अधिवेशन 1929, अध्यक्षता पंडित नेहरू, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। नेक्स्ट है डॉट डॉट असम में एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाले कबड्डी जैसा दिखता है। और असम का एक लोकप्रिय खेल है, गेंद से खेले जाने वाला है, कबड्डी जैसा दिखता है, और उस खेल का नाम आपको बताना है। क्रिकेट तो होगा नहीं, हॉकी होगा नहीं, खो खो नहीं होगा, कुछ अलग दिख रहा है तो अलग पूछा है, तो ऐसे भी इसका बना लीजिएगा अगर नहीं भी पता है तो। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धोप खेल, क्या? धोप खेल उसको कहेंगे, धोप खेल। ये बिहू उत्सव मनाया जाता है ना असम में, बिहू उत्सव के दौरान ये इस खेल को खेला जाता है, धोप खेल, याद रखिएगा। असम में कामाख्या माता मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछता है। कामाख्या माता मंदिर असम के गुवाहाटी में, ठीक है, कामाख्या माता मंदिर। यहाँ पे योनि की पूजा किया जाता है। और अम्बुबाची का मेला ही कामाख्या माता मंदिर में लगते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अम्बुबाची का मेला कामाख्या माता मंदिर कहाँ? असम गुवाहाटी में है। तो सारे प्रश्नों को आप याद रखिएगा, असम से संबंधित। राजधानी दिसपुर। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।